हमारे सामने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक हालिया आदेश है। ये आदेश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों यानी स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति से जुड़ा है। और हमारे पास जो दस्तावेज है वो 18 नवंबर 2025 का है। मामला है रजनीश कुमार पांडे और अन्य बनाम भारत संघ। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम इस कानूनी दस्तावेज की परतें खोलेंगे, इसे आसान भाषा में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका देश भर के हजारों विशेष शिक्षकों और उन लाखों बच्चों पर क्या और क्यों असर पड़ सकता है। चलिए इस मामले में गहरी उतरते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार ये साफ कर लेना जरूरी है कि हम किन शिक्षकों की बात कर रहे हैं। सही बात है। स्पेशल एजुकेटर्स यानी विशेष शिक्षक वो पेशेवर होते हैं जिन्हें खास तौर पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हें सीखने में या शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ चुनौतियां होती हैं, जिन्हें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या CWSN कहते हैं। बिल्कुल। और ये कोई आम 9 से 5 की शिक्षक की नौकरी नहीं है। इसमें असाधारण धैर्य, एक अलग तरह का कौशल और गहरी सहानुभूति की जरूरत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद इसीलिए इन शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अक्सर अदालतों में मामले आते रहते हैं। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और सरकारी नीतियों के बीच कहीं ना कहीं एक फासला है। हाँ, और ये मामला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए सीधे उसी मोड़ पर आते हैं। इस कहानी के केंद्र में है उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर हुई प्रगति पर नजर रखे हुए था। सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किए गए 2 हलफनामों पर गया। हलफनामा यानी एफिडेविट, ये एक तरह का शपथ पत्र होता है। इसमें कोई भी पक्ष अदालत के सामने तथ्यों को लिखित रूप में कसम खाकर सच बोलने का दावा करते हुए रखता है। इसकी कानूनी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। और इन्हीं हलफनामों में एक ऐसी बात लिखी थी जिसने, कह सकते हैं, पूरे केस का रुख ही बदल दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि उनके राज्य में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना एक अनिवार्य योग्यता है। और बस यही एक लाइन इस पूरे मामले का मतलब तूफानी केंद्र बन गई। बिल्कुल। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड परीक्षा है। इसे पास करना जरूरी होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक ये माना जाता था कि विशेष शिक्षकों के लिए उनकी खास ट्रेनिंग, जैसे कि RCI से मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा या डिग्री, हाँ, वही मुख्य योग्यता होती है। तो मतलब एक तरफ खास ट्रेनिंग है जो इन बच्चों की जरूरतों को समझने के लिए दी जाती है, और दूसरी तरफ एक जनरल परीक्षा जो सभी शिक्षकों के लिए है। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा नहीं हो गया? काफी हद तक यही तो बहस का मुद्दा है। टेट मुख्य रूप से सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाने की क्षमता को परखता है, जबकि एक विशेष शिक्षक का कौशल बच्चों के व्यवहार, उनकी सीखने की गति और उनकी खास चुनौतियों को समझने में होता है। और उत्तर प्रदेश का यह कहना कि TET अनिवार्य है, इसी संतुलन पर सवाल खड़ा करता है। और अदालत के लिए ये जानकारी एक धमाके की तरह थी। और यहीं पर मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है। जब अदालत ने यह सुना तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। आदेश में साफ लिखा है कि अदालत ने कहा कि इससे पहले उनके ध्यान में यह बात कभी नहीं लाई गई, कभी नहीं लाई गई कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर विशेष शिक्षकों के लिए TET एक अनिवार्य योग्यता है। जरा सोचिए, ये केस इतने समय से चल रहा है और इतनी बुनियादी बात पहली बार सामने आ रही है। अदालत की हैरानी बिल्कुल जायज है। ये सिर्फ एक छोटी सी जानकारी का अभाव नहीं है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे RCI और राज्य के शिक्षा विभागों के बीच समन्वय में कितनी बड़ी खाई हो सकती है। सही बात है। मतलब एक राज्य एक राष्ट्रीय महत्व के पद के लिए ऐसी योग्यता लागू कर रहा है जिसके बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत को भी जानकारी नहीं है। ये तो सिस्टम की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। अदालत ने इस पर एक बहुत ही तीखी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर टेट वाकई एक अनिवार्य योग्यता है तो ये नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए क्यों? इसे तो पूरे देश में विशेष शिक्षकों के रूप में नियुक्ति चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए लागू किया जाना चाहिए। तो एक राज्य के हलफनामे ने अचानक से एक राष्ट्रव्यापी सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अदालत अब कानून की एक रूपता के सिद्धांत पर जोर दे रही है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर कोई नियम है तो वो चुनिंदा रूप से सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में एक विशेष शिक्षक बनने की योग्यता कुछ और हो और पड़ोस के उत्तर प्रदेश में कुछ और? हाँ, खासकर जब मामला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हो। तो जब अदालत के सामने ये बम फूटा तो उन्होंने आगे क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, अदालत ने तुरंत कुछ ठोस कदम उठाए। पहला कदम, उन्होंने भारत संघ यानी केंद्र सरकार की वकील सुश्री रुक्मिणी बोबडे से कहा कि वो इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष जाने और अदालत को बताएं। आसान शब्दों में अदालत पूछ रही है, केंद्र सरकार, आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, क्या आप भी मानते हैं कि टेट अनिवार्य है या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का अपना नियम है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र का पक्ष जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता के मानक तय करने में केंद्र सरकार और उसकी संस्थाओं जैसे एनसीटीई और आरसीआई की भूमिका सबसे अहम होती है। अदालत दरअसल ये जानना चाहती है कि इस नियम की जड़ कहाँ है। और दूसरा कदम क्या था? दूसरा कदम सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए था। अदालत ने राज्य के वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी से कहा कि वो अगली सुनवाई में वो कानूनी अधिसूचना पेश करें जिसके आधार पर उन्होंने टेट को अनिवार्य बताया है। सही। अदालत अब सबूत मांग रही है। आपने ये नियम किस आधार पर बनाया? वो कागज दिखाइए। मतलब शो मी द पेपर वर्क। अदालत अब हवा में बात नहीं कर रही, वो कानूनी आधार जानना चाहती है। बिल्कुल। इससे ही ये साफ होगा कि क्या उत्तर प्रदेश ने किसी केंद्रीय कानून जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आधार पर ये नियम बनाया या ये राज्य का अपना बनाया हुआ नियम है। और अगर ये केंद्रीय कानून का हिस्सा है तो ये सब पर लागू होना चाहिए। हाँ। और अगर ये सिर्फ राज्य का नियम है तो सवाल उठेगा कि क्या राज्य के पास ऐसा करने का अधिकार है, खासकर जब आरसीआई के नियम कुछ और कहते हो। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक खास तारीख और समय तय किया है, 25 नवंबर 2025 को दोपहर 3:30 बजे। हाँ, आमतौर पर इतना सटीक समय देना ये दिखाता है कि अदालत इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दे रही है। और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, अदालत ने इस मामले का दायरा और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली जैसे राज्यों को भी सुना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इन राज्यों को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि अदालत समझती है कि ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही कोई नीति हो या बनने वाली हो। अच्छा। तो कोई भी फैसला देने से पहले अदालत सभी प्रभावित पक्षों का नजरिया जानना चाहती है। वो एक ऐसा समाधान निकालना चाहती है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बने, न कि सिर्फ एक राज्य के विवाद को सुलझाए। एक तरह से अदालत भविष्य में होने वाले ऐसे ही मुकदमों की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी धड़कनें इस केस की हर सुनवाई के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। वो हजारों शिक्षक उम्मीदवार। अदालत ने उनके बारे में भी कुछ सोचा है? हाँ, आदेश में कट ऑफ तिथि का जिक्र है। हाँ, जिसके बारे में श्री राणा मुखर्जी को निर्देश लेने के लिए कहा गया है। एक मिनट, ये कट ऑफ तिथि क्या वाला है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या उन उम्मीदवारों के लिए? देखिए, इसे सरल भाषा में समझें तो ये एक लकीर खींचने जैसी बात है। यहाँ पर ये वो तारीख है जब मूल याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे ने ये केस दायर किया था। अच्छा। अदालत इस तारीख का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करना चाहती है कि जो उम्मीदवार पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर या दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी स्थायी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब क्या सिर्फ केस दायर होने की तारीख तक काम कर रहे लोगों को मौका मिलेगा या उसके बाद वालों को भी? सही, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ओह, मतलब अगर कोई उम्मीदवार इस कट ऑफ तारीख के एक दिन बाद भी काम करना शुरू करता है तो वो शायद इस राहत के दायरे से बाहर हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना संवेदनशील है। ये उन हजारों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है जो सालों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके लिए ये तारीख जीवन बदलने वाली हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प और शायद थोड़ी उलझन वाली बात है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि इस मामले के लंबित रहने के बावजूद जो भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं वो जारी रहेंगी। मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर अदालत को योग्यता पर ही इतना बड़ा शक है तो वो भर्ती प्रक्रिया को चलने क्यों दे रही है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। क्या इससे बाद में और भी ज्यादा कानूनी उलझनें पैदा नहीं होंगी? देखिए, पहली नजर में ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन ये अदालत का एक संतुलन बनाने का प्रयास है। एक तरफ
वो कानून के सबसे बुनियादी सवाल पर स्पष्टता चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानती है कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की जरूरत आज है। अच्छा। अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई तो लाखों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो ये एक तरह का व्यवहारिक कदम है ताकि व्यवस्था ठप ना हो जाए। सही समझे। अदालत ने एक तरह से कहा है कि हमारी जांच चलती रहेगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि जो भी नियुक्तियां इस दौरान होंगी, उन पर इस केस के अंतिम फैसले का साया हमेशा बना रहेगा। ये उन नए शिक्षकों के लिए एक अनिश्चितता की स्थिति तो पैदा करता है, लेकिन फिलहाल के लिए सिस्टम को चलाने का यही एक रास्ता है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक हलफनामे ने एक चिंगारी लगा दी है और अब विशेष शिक्षकों की भर्ती में टेट की अनिवार्यता को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। हाँ, और इस एक जानकारी ने सुप्रीम कोर्ट को भी इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ाकर इसे एक राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दा बना दिया है। अब गेंद केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के पाले में है। बिल्कुल, उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर नियम क्या है, क्यों है और इसे पूरे देश में एक समान रूप से क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। हजारों उम्मीदवारों का भविष्य और लाखों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सब कुछ इस मामले के नतीजे पर टिका है। अगली सुनवाई जो 25 नवंबर को होनी है, इस दिशा में बहुत कुछ साफ कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ना जरूरी है। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा की योग्यता से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक चुन रहे हों, तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या हम एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो एक मानकीकृत परीक्षा पास कर सके, या हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास उन बच्चों की अनूठी जरूरतों को समझने, उनके साथ जुड़ने और उन्हें संभालने का विशेष कौशल और जज्बा हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई 3 घंटे की मानकीकृत परीक्षा वाकई में इस खास कौशल को माप सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सिर्फ अदालतों को ही नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं और पूरे समाज को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।